सीक्वल के इंटरव्यू में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन काफी लोग प्रैक्टिकल को ज्यादा प्रेफर करते हैं ये सोच के कि सीक्वल की जो थ्योरी है वो इजी है, पर यही उनकी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि अगर एचआर ने सीक्वल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन उनसे पूछ लिए और वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि एचआर कुछ चीजें उनके एक्सप्लेनेशन से ही समझ जाता है कि सामने वालों को इंसान को वो चीज आती है या नहीं आती है, और अगर आप लोग वो चीज सॉल्व नहीं कर पाए या फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उस थ्योरी को नहीं बता पाए सही से, तो आपको रिजेक्शन फेस मिल सकता है। और आज आपको रिजेक्शन फेस ना मिले तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, टॉप 10 सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको टॉप 10 सीक्वल थ्योरी की करवाऊंगी, जिसके साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके इंटरव्यू में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। What is SQL? SQL structured query language is used to manage and manipulate relational database. It allows users to insert, update, delete, and retrieve data from database. मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगी जैसे अगर कोई फ्रेशर जो जिसको कुछ नहीं आता सीक्वल का, एस भी नहीं आता, अगर वो भी ये वीडियो देख रहा है ना तो उसको अच्छे से समझ में आ सके। अब हमने ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अब इसको मैं आपको सिंपल बहुत एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर किसी कंपनी के पास लाखों का कस्टमर का डेटा हो तो वो डेटा कैसे मैनेज करेगी। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर किसी कंपनी के पास लाखों कस्टमर का डेटा हो तो वो डेटा कैसे मैनेज करेगी, और उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो ये सब सीक्वल के हेल्प से कैसे होगा बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी कंपनी के पास लाखों कस्टमर का डेटा हो तो वो डेटा कैसे मैनेज करेगी, और उसमें सिर्फ एक सीक्वल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो कैसे निकालेगी। ये सब कुछ होगा एक सीक्वल के मदद से। यस, ये सीक्वल के मदद से ही होगा। सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट करने के लिए किया जाता है। मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज सीक्वल का पूरा पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसको अपलोड भी किया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके। सीक्वल एक लैंग्वेज है जिसे हम डेटाबेस से बात करते हैं। अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये जो मैंने आपको भी आपको एग्जांपल दिया था ये मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको दिया था, लेकिन अभी मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ, इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में। अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे काफी सारी आइडियाज बनती हैं, यूजर नेम्स होते हैं, बायो होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वो बायो, वो पासवर्ड, वो आईडी, वो यूजर नेम वो जाते कहाँ पे हैं? वो जाते हैं इंस्टाग्राम के डेटाबेस में, और वो डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं जब आपको वो आईडी चाहिए होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी से, एक इंस्टाग्राम ऐप से कई कई आईडी है वो बना लेते हैं। फेक आईडी भी होती है, रियल आईडीज भी होती है, काफी प्रोफेशनल आईडी, बिजनेस आईडी, काफी सारी आईडीज होती है। तो अगर उनको जो आईडी चाहिए होती है उनका पासवर्ड डाल देते हैं, देन वो आईडी उनके पास आ जाती है। तो वो जो जितना भी डेटा है वो सारा वो किसके पास स्टोर होता है? वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, क्योंकि एचआर कभी कभी पूछती है कि व्हाट इज सीक्वल एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल, उसको बताना पड़ता है। तो आप किस तरीके से बताओगे? मान लो एक कंपनी के पास एम्प्लॉय का डेटा है, जैसे नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। अगर मैनेजर को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज देखना हो तो वो सीक्वल क्वेरी लिख के सिर्फ वही डेटा निकाल सकती है। अब आप सोचोगे तो ये तो एक्सेल पे कर देता है। एग्जैक्टली एक्सेल ये चीज को कर देता है, लेकिन सीक्वल क्या करेगा? उस डेटाबेस का काम करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि मान लो एक एग्जांपल के एक कंपनी के पास एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें है नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। अगर मैनेजर को सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को देखना हो तो वो सीक्वल क्वेरी लिख के सिर्फ वही डेटा निकाल सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा सीक्वल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। उसका एग्जांपल ऑपरेशन है इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, रिट्राइव डेटा। इसका मतलब ये है कि हम सीक्वल में अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव मीन्स हमें डेटा निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि वहां पे डेटा को हम लोग डाल भी सकते हैं। हम खुद से वहां डेटा बना सकते हैं, हम खुद से वहां डेटा बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल में चीज पॉसिबल नहीं है। एक्सेल में आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से ही डेटा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको खुद भी डेटा बना सकते हो अगर आपके पास वो डेटा यहाँ पे नहीं है तो। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लोज? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एचआर आपसे किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेती है। एक क्वेश्चन को एचआर किसी भी तरीके से पूछ सकती है, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी है। वेयर, वेयर फिल्टर रोज के लिए काम आता है और ग्रुप बाय से पहले यूज होता है। वही हैविंग फिल्टर ग्रुप्स के लिए काम आता है, यूज आफ्टर ग्रुप बाय में होता है, यूज ओनली एग्रीगेशन फंक्शन। हैविंग हमेशा एग्रीगेशन फंक्शन के लिए यूज होता है।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोग आफ्टर एंड बिफोर को समझ सकते हो। जो वेयर होता है वो ग्रुप बाय के पहले होता है, वही हैविंग होता है वो ग्रुप बाय के बाद में होता है। तो इस तरीके से वेयर हैविंग का यूज होता है। वेयर हम लोग हैविंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैविंग को हम अलग एग्रीगेशन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेशन फंक्शन कौन से होते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, ये हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हम हैविंग का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? दोनों ही वेयर और हैविंग क्या करते हैं? डेटा को फिल्टर करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? अब डिलीट और ट्रंकेट में ना काफी ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग नहीं समझ पाते कि कब डिलीट यूज करना है, कब हमें ट्रंकेट यूज करना है। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दो रोज दी गई हैं डिलीट और ट्रंकेट की। रिमूव स्पेसिफिक रोज। सबसे पहले देखते हैं डिलीट हमारा क्या काम करता है। रिमूव करता है स्पेसिफिक रोज को। वेयर क्लोज कैन बी यूज्ड हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्लोअर, बहुत ज्यादा ये स्लो काम करता है। सीक्वल में डेटा डिलीट करने के दो कॉमन कमांड्स होती हैं, वो होती हैं डिलीट और ट्रंकेट। दोनों का काम होता है डेटा को हटाना, लेकिन दोनों का यूज अलग सिचुएशन में किया जाता है। अगर दो चीज वो सेम होती है ना तो उनको अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे डिलीट हो गया और ट्रंकेट हो गया। अब डिलीट क्या काम करता है? डिलीट सिर्फ स्पेसिफिक रोज को रिमूव कर देता है, और ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट सारी रोज को वो हटा देता है। ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिलीट क्या होता है। डिलीट होता है, डिलीट कमांड स्पेसिफिक रोज को रिमूव करता है। इसमें हम वेयर क्लोज यूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डेटा डिलीट करना है। वेयर के थ्रू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा हमें डिलीट करना है। और वही ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट सारी रोज को डिलीट कर देता है। और वेयर यहाँ पे यूज नहीं होता, ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट काम करता है। यहाँ पे डिलीट का आप एक लॉजिक समझो कि अगर वेयर लगा दे तो वेयर के साथ कंडीशन जाएगी जाएगी। जिसने सीक्वल अच्छे से पढ़ा तो उसको ये पता ही होगा कि वेयर के साथ कंडीशन ऑब्वियसली बात जाएगी जाएगी। विदाउट कंडीशन तो वेयर हम नहीं लगाएंगे ना। तो डिलीट के साथ अगर हम वेयर का यूज कर रहे हैं तो वो स्लोअर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ में क्या होगा? वो लाइन बाय लाइन वो कोड को देखेगा। ट्रंकेट का क्या है? ट्रंकेट को हम लोग सारे रिमूव कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक कंडीशन देनी है, हमें बस एक कमांड लिख देना, उसी कमांड से हमारा जितना भी जो रो है, ऑल डेटास है, वो सब कुछ उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम ट्रंकेट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब समझते हैं व्हाट इज एन इंडेक्स इन एक्स सीक्वल। सी, अब आप इसको थोड़ा एग्जांपल से समझो। अगर डेटाबेस में 10 लाख रिकॉर्ड हो और हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड करना हो, तो डेटाबेस इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेता है? लेकिन इसका जवाब है सीक्वल इंडेक्स। थोड़ा समझो इस चीज को ध्यान से। अगर डेटाबेस में 10 लाख रिकॉर्ड हो और हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड करना हो, तो डेटाबेस इतने जल्दी ढूंढ कैसे लेता है? वो ढूंढता है सीक्वल इंडेक्स की मदद से। कैसे ढूंढता है? अब इंडेक्स सीक्वल में एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटाबेस में डेटा को फास्ट सर्च करने में हेल्प करता है। अब कहीं भी जैसे किसी के पास कोई भी डेटा है ना, लाखों का डेटा है, करोड़ों का डेटा है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम वहां पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब यही होता है कि वो हमें अपना हमारा जो काम है वो उसको इजी बना देता है। मतलब कि अगर हमें किसी का डेटा फाइंड करना हो, जैसे कि मेरा नाम खुशी है और लाखों करोड़ों में बहुत सारी खुशी होंगी नेम की, तो मेरा जो स्पेसिफिक डेटा है ना, मैं क्या करूंगी? इंडेक्स फंक्शन का यूज करूंगी। इंडेक्स फंक्शन के जरिए मेरा क्या होगा? वो नेम, मेरा डेटा जो है वो निकल के आ जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप समझो कैसे आप एचआर को समझा सकते हो। अगर उसने एग्जांपल पूछा तो इंडेक्स को आप बुक इंडेक्स के पेज की तरह समझ सकते हो। जब हम बुक में कोई टॉपिक ढूंढना होता है तो हम पूरा बुक नहीं पढ़ते ना। क्या बोला मैंने अभी? जब हमें बुक में कोई टॉपिक ढूंढना होता है तब हम पूरा बुक नहीं पढ़ते। जैसे हमें हमारे पास कोई बुक है और बुक का फर्स्ट पेज की क्या होता है? कंटेंट का होता है। फर्स्ट पेज में क्या लिखा होता है कि इस बुक में ये पेज है, ये टॉपिक है, और उस टॉपिक के आगे उस पेज का नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, तो जब हम बुक में कोई टॉपिक ढूंढना होता है या पूरी बुक नहीं पढ़ते हम सीधा इंडेक्स पेज में देखते हैं और पेज नंबर मिल जाता है। जैसे कि कोई टॉपिक है, इंग्लिश की कोई बुक है, उसमें एक टॉपिक है और हमें वो टॉपिक फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे? उसका पेज नंबर देखेंगे और पेज नंबर बचा के वहां पे वो टॉपिक उसको निकाल लेंगे। तो उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। और इंडेक्स फंक्शन का यूज इसलिए ही होता है टॉपिक फाइंड करना ही नहीं, सिर्फ एक डेटा फाइंड करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। What are aggregation function? Aggregate function perform calculation on multiple rows and return a single value.
एक कैलकुलेशन की तरह ही वर्क करता है। जैसे मैंने एग्रीगेशन फंक्शन आपको अगर याद हो तो मैंने वेयर और हैविंग क्लोज आपको पढ़ाया था, तो वेयर और हैविंग क्लोज में हैविंग क्लोज एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हमेशा यूज होता है। और एग्रीगेशन फंक्शन कौन से होते हैं? काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। ये तो बहुत बेसिक से कैलकुलेशन है, ये तो हर किसी को आती ही होगी। काउंट किस लिए होता है कि काउंट करना होता है, सम किसके लिए होता है, एवरेज किस लिए होता है, मैक्सिमम किसके लिए होता है, मिनिमम किसके लिए होता है, और ये सब मिला के क्या बनता है? ये सब मिला के एग्रीगेशन फंक्शन बनता है। What is subquery? A subquery is a query inside another query. कभी कभी सीक्वल में हमें एक क्वेरी का रिजल्ट दूसरी क्वेरी के अंदर यूज करना पड़ता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम सब क्वेरी कहते हैं। कभी कभी सीक्वल में हमें एक क्वेरी का रिजल्ट दूसरी क्वेरी के अंदर यूज करना पड़ता है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सब क्वेरी बोलते हैं, जिसको हम नेस्टेड क्वेरी भी बोल देते हैं। अब सब क्वेरी एक्चुअल में होता क्या है? सब क्वेरी एक क्वेरी होती है जो किसी दूसरे सीक्वल क्वेरी के अंदर लिखी जाती है, एक के बाद। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेलेक्ट लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, जिसकी टेबल है हमने उसका नाम लिख दिया, वेयर लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें एक एवरेज निकालनी है। अब एवरेज निकालना है, हम सिंपल वे में भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, हमें सब क्वेरी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब हमें सिलेक्ट फंक्शन का यूज किया। सिलेक्ट फंक्शन का यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि ये सब क्वेरी में हमारे आ चुका है। अब क्वेरी के अंदर जो क्वेरी होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सब क्वेरी कहते हैं। जिसको जो भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर उसको जरूर दूंगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है। A relational database is a type of a database where data is stored in tables, rows, and columns, and the tables are connected using relationships such as primary key and foreign key. अब इसको थोड़ा समझो, ये क्या है? अगर किसी कंपनी के पास कस्टमर्स, ऑर्डर या प्रोडक्ट का डेटा हो, अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, मिंत्रा, मीशो जैसे कोई कंपनी है, उसमें ऑर्डर्स, प्रोडक्ट और कस्टमर का काफी सारा डेटा हो, तो ये डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहता है? ये काम रिलेशनल डेटाबेस करता है। रिलेशनल डेटाबेस एक टाइप का डेटाबेस होता है जिसमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे कुछ बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ एक पेन, और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया एक टेबल है, एक टेबल है, और ये भी एक टेबल है, और ये भी एक टेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टमर का डेटा, ये हमारा ऑर्डर का डेटा हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट का डेटा हो गया। ठीक है, अब ये जो टेबल है ना, तीनों ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो टेबल है ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? ये होता है एज अ प्राइमरी की, फॉरेन की कनेक्टेड। ये हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू होता है, तो इसके थ्रू हमारे ये जो डेटा है ना वो कनेक्टेड यहाँ पे होता है। सिंपल लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो रिलेशन डेटाबेस में डेटा रोज और कॉलम वाले टेबल्स में स्टोर होते हैं और टेबल्स के बीच रिलेशनशिप होता है। अब टेबल रो और कॉलम क्या हो गया? रो कॉलम कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके की हमारी टेबल होती है कुछ, ये तो पता ही होगी ना आपको, इस तरीके की कुछ टेबल होती है। देखिए इस तरीके की, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था ना, ये वाला, ये हमारी क्या है? ये हमारी एक टेबल है जिसमें हमारा कॉलम दो दे रखे हैं, ग्रीक और ट्रंकेट वाला, और वही हमारी रोज दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे फॉर्म में रिलेशन डेटाबेस होता है। इसके एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब जब टेबल में है तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑर्गेनाइज्ड होगा ही होगा। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, किसी भी डेटा को ऑप्टिमाइज करने से पहले, उसको परफॉर्म करने से पहले ना हमें उसको डुप्लीकेट को रिमूव करना पड़ता है। इजी टू मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, आपके टेबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है ना उसमें इजीली मैनेज हो जाता है। सपोज पावरफुल सीक्वल क्वेरी, आप कोई सी भी क्वेरी रन करो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप यहाँ पे अपनी क्वेरी खुद की बना भी सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशन डेटाबेस है इस तरीके से यूज होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। What is normalization and why is it important? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रही हूँ ना, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए या फिर किसी पे सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक या सिमिलर क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस redundancy and improve data integrity.
जैसे कि आपको हर एक क्वेश्चन के पहले समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती आ रही हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाए। इसी में भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी। कभी कभी डेटाबेस में सेम डेटा बार बार स्टोर हो जाता है। कभी कभी किसी डेटाबेस में जो सेम डेटा होता है ना वो बार बार स्टोर हो जाता है, जिसमें स्पेस वेस्ट होता है और एरर भी आ सकते हैं। थोड़ा मतलब समझो इसका। जैसे कि हमारे पास ये एक डेटाबेस है, हमारे पास ये एक डेटाबेस है, इसमें जो सेम डेटा है ना वो बार बार स्टोर हो रहा है। सेम डेटा में जैसे मेरा नाम खुशी है तो खुशी नाम की बार बार एक ही रो आई जा रही है, ठीक है। कभी हर एक 2 कॉलम के बाद, हर एक 3 कॉलम के बाद मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है खुशी। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी क्वेरी रन करेंगे ना तो यहाँ पे हमें एरर शो कर सकता है। हमें क्या करेगा, यहाँ पे एरर शो यहाँ पे कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस जो होता है ना वो होता है नॉर्मलाइजेशन। अब लाखों में जब हमारे पास डेटा होता है ना तो काफी सारी मिस्टेक भी हो सकती हैं। अब डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि अब डुप्लीकेट वहां पे रिमूव ही हो जाए, तो वहाँ पे डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को, इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पज डेटा डुप्लीकेट को रिड्यूस करना और डेटाबेस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना होता है। जहां पे डुप्लीकेट रिमूव नहीं होता है ना वहां पे नॉर्मलाइजेशन काम करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है स्पेसिफिकली, मतलब इसका होता है कि डुप्लीकेट को रिड्यूस करना। पर्पस क्या है इसका, रिमूव डुप्लीकेट डेटा, इंप्रूव डेटाबेस स्ट्रक्चर, मेक अपडेट इजियर। यहाँ पे ये अपडेट भी बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम देखते हैं। फर्स्ट NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस नॉर्मलाइजेशन का अच्छे से समझा दूंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। What are constraints in SQL? Name some common constraints. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Constraints are rules applied to column to maintain data accuracy and integrity. Constraint हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो डेटा होना होता है ना वो एक्यूरेसी में आ जाए। हम लोग ये डेटा पे वर्क कर क्यों रहे हैं, हम लोग डेटा पे वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है ना वो फुली स्टोर हो, ऑर्गेनाइज हो, ऑप्टिमाइज हो, उसमें कोई भी वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट ना हो, कोई भी एरर्स ना हो, मतलब कुल मिला के हमारी एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी हो। तो वो कुछ कॉमन कॉन्स्टेंट हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। प्राइमरी की हो गई हमारी, फॉरेन की हो गई हमारी। इन्हीं दो के थ्रू हमारे क्या होता है, डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नॉन हो गया हमारा, यूनिक है, चेक है, डिफॉल्ट है। प्राइमरी की हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही की होती है, जैसे कि कोई किसी की ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी हर किसी की सेम होती है, या फिर रोल नंबर हर किसी का सेम नहीं होता है, और जो ईमेल आईडी है वो भी हमारी सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। और फॉरेन की क्या करता है, हमारी प्राइमरी की के थ्रू वो कनेक्ट करता है किसी भी डेटाबेस को। नॉट नल होता है, यूनिक होता है, जहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यू वहां पे स्टोर की जा सकती है। चेक वैल्यू होती है कि वो जो, जैसे चेक मतलब होगा जैसे किसी भी कॉलम में या किसी भी डेटा में 18 साल से अगर उम्र के ज्यादा लोग हैं, या बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो उनको वो चेक करेगा कि इस डेटा में कोई 18 साल से ऊपर है या नहीं है। वो उस तरीके के चेक को हम यहाँ पे करते हैं। और वही हमारा जो कॉमन कॉन्स्टेंट में लास्ट है, डिफॉल्ट। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर DDL, DML, TCL एंड TSL कमांड्स। ये क्या होते हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये क्या करता है, ये करता है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट मतलब ये हमारे डेटा को क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम डेटा बना भी सकते हैं। एम्प्लॉय नाम को कोई भी डेटा बना सकते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डेटा आप बना सकते हो। ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर मीन्स मतलब होता है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ड्रॉप होता है, ड्रॉप मतलब अपनी पूरा डेटा को डिलीट कर देना, ठीक है, डिलीट कर देना। अब डिलीट कर देना तो मतलब डिलीट कमांड नहीं लिखेगा, यहाँ पे ड्रॉप कमांड लिखेगा। ड्रॉप कमांड अगर आपके पूरा टेबल है ना वही डिलीट हो जाएगी, सब चीज डिलीट हो जाएगी, उसको बोलते हैं ड्रॉप। DML क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट डेटा। एग्जांपल है इसका इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये क्या करता है, ये मैनिपुलेट करने में ज्यादा काम करता है, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, और डिलीट काम इसको करता है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज फॉर परमिशन ग्रांट एंड रिमूव। ये इतना ज्यादा काम नहीं आता है पर समझने में इजी है। TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, ये सब ज्यादा किस लिए काम आता है, ये ट्रांजेक्शन के लिए काम
आता है। आई होप आपको जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस करवाई है, टॉप 10 सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सबकी प्रैक्टिस कर ले तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, अगर आपने इसको अच्छे से नोट किया है तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, एक रूट है हर एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन रूट है, आप एक जड़ समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को। इनके थ्रू आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।